हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स की क्लास करने जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि पूरे फिजिक्स में आप जानते हो कि वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मोस्टली जो क्वांटिटीज़ है वेक्टर्स की हैं, तो हमारे छोटे छोटे मिस्टेक्स जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स हमें हर जगह इस्तेमाल करने को जरूरत पड़ती है। और उसमें बच्चों को अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आप ये मान के चलिए फिर न्यूमेरिकल्स भी नहीं निकलते हैं। तो आज अभी हम लोग वेक्टर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है, फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। वेक्टर क्वांटिटीज जो भी होती है वो हमारे एक लाइन सेगमेंट और एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लाइन सेगमेंट होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है और एरो उस वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वेक्टर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड by a line segment with an arrowhead। Vectors are always represented by a line segment with an arrowhead। ये जो इसका ये डंडा हम लोग दिखाते हैं, ये बेटा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। लाइन represents its magnitude, whereas arrow indicates its direction। और एक बात देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जब हम यहाँ पे एरो डाल देते हैं तो ये इसका कहलाता है टेल ऑफ द वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि अभी हम लोग को करना है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जहां पे हमें इन टेल और इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, हेड ऑफ द वेक्टर। जब हम वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें टेल और इसका क्रॉस जो हेड है, इन दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हम लोगों को एकदम क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए। नाउ अभी हमको वेक्टर्स में ये देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हमारे पूरे कोर्स को संचालित करेंगी, जिसकी वजह से हमारे ये पूरे फिजिक्स में बहुत हम कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पहला हमारा जो है वो हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स में आप जानते हो कि अगर हम एक स्पेशियल सिस्टम ले लें, ऐसा स्पेशियल सिस्टम ले जो थ्री डायमेंशनल के हिसाब से हो, और उसमें हमारे पास ये तीन एक्सिस हैं बेटे, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर, पहली बात तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उनको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, वेक्टर्स हैविंग unity as a magnitude are termed unit vectors। यूनिट वेक्टर्स की खास बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक यहाँ पे इस पूरे स्पेशियल सिस्टम में कोई एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया, ऐसे एक पॉइंट लिया P, ये हमारे पास ओरिजिन है O। जब हम O से P तक की लेंथ लेंगे तो वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, मान लीजिए इसका नाम है R वेक्टर। तो हम लोग R वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P। R वेक्टर को हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P। और इसमें मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1, A2, A3। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वेंशनली
वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस के अराउंड जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया था वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अराउंड जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया था वो होता है के कैप। तो आई कैप क्या है बेटा? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, and what is j cap? Unit vector along y axis. k cap unit vector along z axis. जब हम इनकी बात करते हैं तो ये देखिए, पहले यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप लगा देते हैं। अगर मान लिया आपके लिखा हुआ ए कैप, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और जैसे ही किसी में कैप लगेगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ हम ये दो डंडे लगा देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोग आई कैप का मैग्नीट्यूड लें तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जे कैप का मैग्नीट्यूड लें, जे कैप, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लाइकवाइज के कैप मैग्नीट्यूड 1। सारे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होगा, 1 होगा। यहां पे अब हम लोग करना क्या है, यूनिट वेक्टर का एक्चुअली में जैसे हमारे पास P एक पॉइंट लिया हमने स्पेस में, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 a3। तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट का नाम m नाम दे दें, तो इस MO की लेंथ कितनी होगी? a1। PM की लंबाई कितनी होगी? और z एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा यहां कहीं, उसकी वैल्यू होगी a3। तो इसलिए हम अपने इस r वेक्टर है, r वेक्टर OP वेक्टर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया r वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P with reference to origin O। देखिए, आपका जब भी कभी किसी वेक्टर का हम लोग पोजीशन निकालते हैं तो हमेशा ओरिजिन से ही लेना पड़ेगा। आप लोगों का जैसे मान लिया हमें किसी बच्चे का पोजीशन जानना है तो हम कहाँ फोन करेंगे? घर पे, क्योंकि घर क्या है हमारा? ओरिजिन। किसी भी वेक्टर की अगर आपको लोकेशन जाननी है तो आपको ओरिजिन एक होगा। ओरिजिन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेल एंड गुड। नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा ये किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास a1 a2 और a3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट P के, तो हम उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लो आपने लिखा OQ, अगर किसी वेक्टर के आगे O लिखा हुआ है तो O का मतलब ही होता है वो पोजीशन वेक्टर होगा। और इसलिए हम इसमें अपने इस OP वेक्टर को, R वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब स्टूडेंट्स, ये जो a1 i कैप हमने लिखा, तो a1 है क्या चीज? वेक्टर के फॉर्मेशन में इस a1 को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x एक्सिस। कभी कभी वो आपने देखा होगा पेपर में, नीट और जेईई के पेपर में बोलता है कंपोनेंट ऑफ फलाना वेक्टर इज इक्वल टू 3, तो हमको कंपोनेंट ही नहीं समझ में आता। जबकि a1 क्या चीज है? कंपोनेंट किसका? r वेक्टर का। किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट। a2 क्या है? कंपोनेंट किसका? r वेक्टर का। किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। a3 क्या है? कंपोनेंट किस वेक्टर का? r वेक्टर का। किसके अबाउट? z एक्सिस के अबाउट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a1 a2 a3 है क्या, क्योंकि वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये लिख सकते हैं, व्हाट इज a1? a1 इज अ कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग व्हिच एक्सिस? x एक्सिस। a2 क्या है बेटा? कंपोनेंट ऑफ r अलोंग y एक्सिस। a3 क्या है स्टूडेंट्स? कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये हुआ। अब अगर मान लो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये r वेक्टर होता है। जब हम किसी वेक्टर को ये लाइन और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो लाइन और एरो ये एक प्रॉपर वेक्टर है। लेकिन अगर हम इसी का यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसके ऊपर कैप लगानी पड़ेगी। वो कैप ही इंडिकेट करेगा कि वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का एक रिजल्ट हम लोगों को पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का रिजल्ट होता है, यूनिट वेक्टर का रिजल्ट हम लोग जानते हैं। यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली मैं फॉर्म लिख रहा हूं। डेफिनेशन वाइज यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। अब ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन इट्स
मैग्नीट्यूड होता है बेटा। तो अगर मान लिया आपको आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे आर कैप, और ये आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का रिजल्ट आया। तो जैसे आर वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ था आर कैप, आर कैप की वैल्यू आएगी, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, a1 i कैप प्लस a2 j कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप होल अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का रिजल्ट हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर में जैसे मान लो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करें कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर हमने ले लिया, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो जाहिर सी बात है इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे तो a कैप पहले लिख देंगे, यूनिट वेक्टर बोला है उसने निकालने के लिए का, तो a कैप आपने लिखा तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। तो a कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे j का कंपोनेंट -2 है और k का कंपोनेंट कितना है 1, x का कंपोनेंट कितना है 2, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन अंडर रूट ऑफ हाउ मच, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन अंडर रूट 9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3, एंड दिस इज द आंसर। तो वेक्टर कोई भी हो, अगर आप उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। अगर उसने आपसे ये बोल दिया कि मान लीजिए 2 वेक्टर्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर दिए और उसका आपसे वो बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकाल दो, सम का, डिफरेंस का, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये रिजल्ट ही याद रखना है। ये रिजल्ट ही हमारे सारे एक्सप्रेशंस के यूनिट वेक्टर को निकाल देगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं एक और, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू है i प्लस j प्लस k, एक वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू है 2i माइनस j माइनस 3k प्लस 5k, एक वेक्टर सी है, वैल्यू उसकी है मान लीजिए i 3i प्लस 5j माइनस 3k, और उसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट्स, तो आप पहले a वेक्टर लिख लो, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर विल बी इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k plus 2 times of b, that is 2i cap minus 3j cap plus 5k cap minus 3 times c vector, that is 3i cap plus 5j cap minus 3k cap। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू देखो i cap और 4i cap is 5i cap minus 9i cap, तो आ जाएगा कितना minus 4j cap, 4i cap minus 4i cap आया, j cap का निकालोगे j cap माइनस 6j कैप माइनस 15j कैप, 15 एंड 6 21, और 21 में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस 20j कैप, यहाँ पे k कैप एंड ये 10k कैप इज 11k कैप और प्लस 9k कैप इज 20k कैप। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसमें से आप चाहो तो 4 बाहर निकाल सकते हो, माइनस 4 बाहर निकाल लिया, वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, i माइनस प्लस 5j कैप प्लस 5 माइनस 5k कैप, माइनस बाहर लिया, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आया कि पूरा जो सम टोटल है a प्लस 2b माइनस 3c, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको मान लीजिए ये आपका x हो गया, फॉर एग्जांपल ये x वेक्टर आ गया, आपको निकालना है x कैप, तो x कैप की वैल्यू क्या आएगी, x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर, और इसलिए इसका पूरी वैल्यू रख देंगे -4 टाइम्स i प्लस 5j
माइनस 5k और होल अपॉन मॉड ऑफ मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा और इसको हम अंडर रूट लेकर के वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से इसकी पूरी रिजल्ट जो आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसको हम लोग लिख सकते हैं x कैप विल बी इक्वल्स टू x कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 4 टाइम्स i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 4 को बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल गया, रूट के अंदर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 25 प्लस 25 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। x कैप की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स i प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप अपॉन रूट 51। यही आंसर है। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालने का आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत पिक्यूलियर आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मान लिया आपने कोई क्वांटिटी ली फिजिक्स में और हमारे पास ये देखिए, ये तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर जाएगा तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप है, वाई एक्सिस में जाएगा तो यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। लेकिन अगर कोई मान लिया डायरेक्शन नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट पी लेते हैं बेटा और इसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लें एक्स कॉमा वाई और हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पोजीशन वेक्टर ले लिया आर, वो आर हो गया। हमने ओ आर वेक्टर को ये तो लिख दिया ओपी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जब हम इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाला आपने, ये लेंथ कितनी हुई x, ये लेंथ कितनी हुई, तो ये जब हमारे पास x आता है तो x की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन सा है, i। इस बात को ये शो करता है कि अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो साथ में स्केलर होगा पहले और फिर उसका यूनिट वेक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स का यूनिट वेक्टर नहीं लिखते। यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं आई कैप हो, यहाँ पे हमें पता है आई कैप है क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन अगर कोई रैंडम डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं पता, तो उसका स्केलर होगा और साथ में उसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का ये नियम है, ये इस बात को शो करता है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, इसको ध्यान रखना है। दूसरा एक वेक्टर और होता है जिसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? यस, आप बताइए मिस्टर रवि। सर जो एक ही प्लेन में लाई करे, जैसे ये बोर्ड है सर, इसमें लाई कर जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने प्लेन देखा है कभी, एरोप्लेन नहीं, प्लेन प्लेन देखा है सर, जैसे ये वॉल एक प्लेन है, वेरी गुड। जैसे आपने आलू देखा है, आलू देखा तो आलू 3D है, अगर हम उस आलू को ऐसे काटे तो जो चिप्स निकलेगा वो प्लेन हुआ। 3D फिगर स्पेस है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ये एक स्पेशियल सिस्टम है। स्पेस में हम लोग बैठे हुए स्पेस में बैठ सकते हैं, प्लेन में बैठ नहीं सकते। प्लेन 2 डायमेंशन होगा, स्पेस 3 डायमेंशन होगा। तो अगर कोप्लेनर की हम बात करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, तो those vectors which lie in a same plane are called coplanar vectors। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोगों का 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स में आता है। तो 3 vectors are coplanar if their 3 vectors are coplanar। 3 vectors आप ये लिख सकते हो, 3 vectors A vector, B vector and C vector are coplanar if their scalar triple product। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप अभी डिटेल में नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम सूटेबल नहीं है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम वैल्यू जरूर लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको शॉर्ट में एसटीपी भी लिखते हैं। केमिस्ट्री वाले ये ना सोचें कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला हुआ है 22.4 लीटर, ये एसटीपी है, ये मैथमेटिकल टर्म है।
STP का मतलब ये होता है कि आपके पास A डॉट B क्रॉस C ये क्या होना चाहिए 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं बेटा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर किसी तीन वेक्टर्स का 0 है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ पे मान लीजिए लेट अस अज्यूम A वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। B वेक्टर की वैल्यू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप है। और C वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। तो A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स ये एक डिटर्मिनेंट से निकलेगी। मतलब A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू हम निकालेंगे उसकी वैल्यू आएगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये डिटर्मिनेंट आएगा। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे A1 टाइम्स जब A1 के हिसाब से निकालोगे पहला टर्म पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। तो A1 की वैल्यू निकालोगे तो इसको हम हाइड कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स जब A2 को करेंगे तो इसको हाइड कर लेंगे इसकी रो एंड इसकी कॉलम को। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी कितनी B1 C3 माइनस B3 C1 B3 प्लस A3 तो जब लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे इसको हाइड कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1। ये हमारे पास A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू आई। और यदि A डॉट B क्रॉस C 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि उसका वो वेक्टर कैसे है कोप्लेनर। और अगर 0 नहीं आएगा तो वो वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे वो एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे स्पेस में हो जाएगा। जैसे हम लोग का ये ट्यूबलाइट थोड़ी सी बाहर प्रोजेक्टेड है तो ये 3D हुआ। फैन आप पे लटका हुआ है तो फैन की रॉड जो है वो स्पेस में है। अगर ये फैन दीवार से चिपकी होती तो वो 2D में होता तो वो प्लेनर होता। तो इस तरीके से तीन वेक्टर्स अगर हमारे पास कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। और दूसरी बात एक चीज देख लीजिए क्वेश्चन भी करते हैं जैसे हमने लिखा फाइंड द वैल्यू यही आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स I plus j plus k comma 2 lambda 2 I cap minus 3j cap plus lambda k cap and 5I minus 3j plus 2k are coplanar। ये मान लीजिए तीन वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता है कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो कोप्लेनर वेक्टर्स आपको पता है कोप्लेनर वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स 0। अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अब वो तीन वेक्टर्स आपके देखिए कौन कौन से हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कोप्लेनरिटी का जैसे ही नाम आ जाए आप A डॉट B क्रॉस C निकाल लो। कोप्लेनरिटी का जैसे ही नाम आए तो कोप्लेनरिटी के लिए और कोप्लेनरिटी A डॉट B क्रॉस C A डॉट B क्रॉस C कितना होना चाहिए 0। तो डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे A डॉट B क्रॉस C डिटर्मिनेंट में पहले वेक्टर के आगे इसका I का कंपोनेंट कितना है 1 J का 1 K का 1 क्या आ जाएगा 1 1 1 और दूसरे वेक्टर का बताओ 2 minus 3 lambda लैम्डा तीसरे का 5 minus 3 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 और इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 1 into क्या आएगा बताओ minus 6 plus 3 lambda -3 into 2 minus 1 times Minus 4 3 minus 5 lambda -1 टाइम्स कितना आएगा बेटा 4 minus 5 lambda 4 - 5 लैम्डा plus 1 times 1 times minus 6 plus 15 -3 into 15 इक्वल टू 0। और इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 plus 3 लैम्डा -4 plus 5 लैम्डा और यहाँ पर 15 से 9 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 लैम्डा plus 5 लैम्डा is 8 लैम्डा 10 minus 9 is 1 -1 equals to 0 and this implies
1/8. लैम्डा इक्वल्स टू 1/8, दिस इज द आंसर। ये कोप्लेनर वेक्टर्स हुए। थर्ड वेक्टर हमारा होता है पैरेलल वेक्टर्स। जहाँ बताओ सर क्या ये दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं? ये तो 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, 2 वेक्टर भी कोप्लेनर होता है। 2 वेक्टर तो कोप्लेनर बहुत इजी है बेटा। 2 वेक्टर तो जैसे मान लो आपका आई कैप जे कैप हुआ, एक प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसका ये आपका जे कैप हो गया और ये क्या हो गया के कैप। आई कैप। के कैप मान सकते हो, अगर इसको आप जेड एक्सिस मानो तो दूसरा एक्स एक्सिस हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये कोप्लेनर, ये आपका प्लेनर ही हो क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहा है। स्पेस में लाई करेगा जब उसका के कॉम्पोनेंट एक और डायमेंशन आएगा, क्योंकि जब तीसरा डायमेंशन आता है तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? और 3D 3D। और जो प्लेन में आएगा एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, तो किसमें हो जाएगा? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर, मतलब रेक्टिलिनियर नहीं, रेक्टिलिनियर तो 1D हुआ बेटा। बेटा रेक्टिलिनियर क्या हुआ? 1D। ये प्लेनर की बात कर रहे हैं, प्लेन होगा। तो बहुत भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करना होता है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप लैंग्वेज का ध्यान नहीं देंगे मिस्टर श्याम चौधरी, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके साथ। इसलिए इसका आप हंस रहे होंगे, लेकिन ये बात फैक्ट है। जी सर। अभी हमने आपको बताया यूनिट आपने पढ़ लिया है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। एक तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे और आती है रोटेशनल मोशन वगैरह में, हम लोगों ने देखा वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स होता क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट का वेक्टर हमारा जो है वो हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स की जब हमारे पास बात आती है तो हम लोग इस तरीके से पैरेलल वेक्टर्स देखते हैं। एक वेक्टर ये हो गया ए, और एक वेक्टर ये हो गया स्टूडेंट्स बी। पैरेलल दिख रहा है आपको, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर इन पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, तो डायरेक्शन सेम अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अगर मान लीजिए वेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं, पैरेलल तो है लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट है स्टूडेंट्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। वेक्टर्स चाहे पैरेलल हो या चाहे अनलाइक पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर्स की बात वो करता है और पैरेलल की बात कर रहा है, तो हमारा वेक्टर्स पैरेलल तभी होंगे जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा। If a vector is parallel to b vector, then a vector equals to lambda b vector, where lambda is some arbitrary constant, where lambda is some arbitrary constant. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हमको एक एग्जाम्पल हम देखें, इफ a is any vector, इसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है मान लीजिए आपका 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 15k कैप। और अगर कोई ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट एक्चुअली आर द नेचर्स ऑफ दीज वेक्टर्स, नेचर डिस्कस द नेचर ऑफ द वेक्टर्स। जब हम नेचर की बात करेंगे तो आप सॉल्यूशन डायरेक्टली देख करके ये बता सकते हैं। क्या कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। क्या? b वेक्टर सर वो 3 टाइम्स है सर a वेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मिस्टर श्याम चौधरी। v वेक्टर इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, इसमें से 3 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो अगर कभी भी एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल हो जाए, कि 3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्केलर मल्टीपल आएगा, इसका मतलब a वेक्टर b के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये इसका मीनिंग है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स के बारे में जानकारी है। हाँ सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? आर्बिट्रेरी ट्रेनिंग कोई भी मैंने आपको बताया कि उसकी वैल्यू चाहे 2 हो, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 3/2 भी हो सकता है, माइनस 5/4 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर कोई भी होगा तो आर्बिट्ररी मीन्स एनी अननोन। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की उन्होंने किस तरीके से फॉर्म किया हुआ है।
और इसके बाद और किसी बच्चे को डाउट? नो सर। फोर्थ वेक्टर हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होंगे, या उनको को इनिशियल वेक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन सेम हो या जिनका एंड पॉइंट सेम हो, उनको हम लोग बोलते हैं कोटर्मिनस या को इनिशियल वेक्टर्स। पॉइंट नंबर 4, कोटर्मिनस और को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर पे बहुत सारे वेक्टर्स आपके आ रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इट इज डी वेक्टर एंड इट इज ई वेक्टर। ये किसी एक पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर ऐसे मान लीजिए दूर जा रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये को टर्मिनस वेक्टर्स है। को इनिशियल वेक्टर एक जगह से आपके ये टर्मिनेट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ से वेक्टर्स इनिशिएट हो रहे हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स, और ये को टर्मिनस वेक्टर्स। Vectors having the same initial point or same terminating end points. Vectors having same initial or same ending points are called co-initial और को मीन्स होता है साथ में। को मीन्स आपने होता है को एजुकेशन, को पायलट, को ड्राइवर। तो को का मतलब ही क्या होता है? साथ। कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स है कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट। तो को टर्मिनस वेक्टर्स। देन एक हम और भी के बारे में जानकारी जानते हैं। एक हमारे पास और वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। देखिए वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको बता दूं एक बात बिल्कुल क्लियर। वेक्टर जैसे मान लीजिए क्या आप लोग कभी टाइम में न्यूटन ऐड कर पाएंगे? टाइम में फोर्स ऐड कर पाएंगे क्या? नहीं। फोर्स में क्या ऐड होगा? फोर्स। टाइम में क्या ऐड होगा? टाइम। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, फोर्स में टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई यूनिट बन सकती है। लेकिन जब कभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा सेम चीजें होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं और जीरो वेक्टर की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग दिक्कत में गलत करते हैं और इसलिए बहुत डिफिकल्ट और शानदार क्वेश्चन में फंस जाता है बच्चा। तो पॉइंट नंबर 5 में हम एक और वेक्टर करने जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर, जीरो ऑब्लिक नल वेक्टर, ऑब्लिक एम्प्टी वेक्टर, ऑब्लिक वायर्ड वेक्टर। इसको हम किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये जीरो वेक्टर के बारे में ज़्यादा हम लोगों को पता है। तो अब जीरो वेक्टर आप जानते हो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, लेकिन डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन के बिना हमारे बात करना उसका अपमान माना जाएगा। इसलिए अगर मैग्नीट्यूड चाहे जीरो हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, लेकिन डायरेक्शन उसकी फिक्स होगी तभी वो वेक्टर है। तो वेक्टर whose magnitude is 0 but can have any arbitrary direction is said to be null vector or zero vector। और इसलिए जीरो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ये होगा जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू आपने जीरो लिख दिया, तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर है यहाँ पे आपने ये स्केलर ले लिया। मैं यही बात आपको बता रहा था कि वेक्टर के समाज में वेक्टर ही आएगा, यहाँ पे ये सही तब माना जाएगा इसके ऊपर आप एरो ये लगा देंगे, और ये नहीं लगाते। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन कई सारे क्वेश्चंस को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कैलकुलेट द वैल्यूज
of x, y, z if 2x minus 3i cap plus y plus 3j cap plus 5z minus 7 k cap equals to 0 वेक्टर। तो स्टूडेंट जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपने ये देखा हुआ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये 0 वेक्टर लिखा हुआ है इस जगह पे। ये देखिए ये एक 0 वेक्टर 3 0 को कंटेन किए हुआ है। मतलब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 2x minus 3i cap plus y plus 3j cap plus 5z minus 7k cap equals to 0i cap plus 0j cap plus 0k cap। और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x minus 3 times 0। i cap के कंपोनेंट को i cap से इक्वेट करोगे, j cap के कंपोनेंट को j cap से इक्वेट करोगे, k cap के कंपोनेंट को k cap से इक्वेट करोगे। ये दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। दो वेक्टर्स हमारे इक्वल कब होंगे? जब उनके रिस्पेक्टिव मतलब i का कंपोनेंट इधर पे i का कंपोनेंट इधर पे बराबर होगा, तभी वो वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल। ये इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन भी इसी में आ गई। तो यहाँ पे 2x minus 3 इक्वल्स टू 0 करोगे, इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3/2। लाइकवाइज y plus 3 इक्वल्स टू 0 implies y equals to how much? -3 and 5z minus 7 equals to 0, you will get z equals to how much? 7.5। तो ये हमारे ये आंसर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ आपको 0 वेक्टर भी समझ में आ गया। लास्ट एक हमारे पास और भी हमें पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? आपको पता है कोलिनियर लाइंस क्या होती है? एक कोइंसिडेंट लाइन होती है जिसमें आपका एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए बी से रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बी से लेकर के सी तक का एक वेक्टर और है, ये मान लिया आपका बी वेक्टर है सी है। तो ये इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं AC कैन बी इक्वल टू लैम्डा, AC कैन बी रिटन एज व्हाट? या आपका AB इक्वल टू सम लैम्डा BC। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसमें B वेक्टर कॉमन हो गया तो कोलिनियरिटी बनी हुई है। AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा BC और इसको स्केलर वाइज करेंगे तो A विल बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा B वेक्टर। देखिए इसमें एक चीज बात ध्यान रखना, ये अधिकतर लोग पैरेलल सोचते हैं क्योंकि पैरेलल की कंडीशन भी यही थी, लेकिन को टर्मिनल्स में एक पॉइंट क्या रहेगा? कॉमन। वहाँ वो वेक्टर थे और भी, और यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है जो कोलिनियरिटी को शो करता है। तो ये हमारे पास इतने टाइप वेक्टर्स थे। हम लोगों को ये सारे वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।